नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन जींद में किया गया, जिसके मुख्य वक्ता इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला थे। बैठक में प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों, जिला एवं हल्का प्रभारियों ने भाग लिया। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी का संगठन बहुत ही मजबूत है। पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निर्देशानुसार संगठन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो अपने संगठन के बलबूते पर 2024 में प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उद्योगों को मिलेगी सस्ती बिजली, हरियाणा सरकार ने बनाई पावर टैरिफ सब्सिडी योजना। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत पावर टैरिफ सब्सिडी योजना अधिसूचित की गई है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के डी श्रेणी खंडों में 40 किलोवाट और सी श्रेणी खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को बिजली टैरिफ सब्सिडी का लाभ मिलेगा और उन्हें प्रति यूनिट 2 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा में अगस्त में खोले जा सकते हैं 5वीं तक के स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में इसे 2025 तक ही पूरी तरह से लागू करने की मंशा जाहिर की है। इसके अलावा कॉलेजों में एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लागू करने के बारे में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी बनाई गई है। स्कूल खोलने के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 5वीं तक के स्कूल भी अगस्त में खोले जा सकते हैं। हरियाणा सचिवालय के 2 कर्मचारियों पर गलत शब्द टाइप करने के कारण गाज गिर गई है। मुख्य सचिव ने तुरंत प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने हरियाणा सचिवालय के 2 कर्मचारियों को निलंबित किया है। इन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जगह गवर्नर टाइप करने पर निलंबित किया गया है। कमेटी 1 और 2 के सुपरिटेंडेंट चरण सिंह और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जयवीर सिंह को निलंबित किया गया है। हिसार में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर विभिन्न परियोजनाओं पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिसार से दिल्ली के बीच 180 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनेगा। रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस विषय को लेकर बातचीत की थी। जल्द ही दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों के यात्री हिसार से देश व विदेश की यात्रा कर सकेंगे। इस हाई स्पीड रेलवे ट्रैक के निर्माण से हिसार से दिल्ली की दूरी मात्र 1.5 घंटा की रह जाएगी। उन्होंने बताया कि यह हाई स्पीड ट्रेन दूसरी अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से पूरी तरह से भिन्न होगी। यह ट्रेन हिसार से दिल्ली तक वाया हांसी महम रोहतक चलेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादरी शहर स्थित दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने संबंधी आदेश जारी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। पूर्व विधायक एवं हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन राजदीप फोगाट ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने दादरी के दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने संबंधी आदेश जारी किए जाने का मामला उठाया था, जिस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर दादरी के दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद न किए जाने की की है। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दादरी के दूरदर्शन रिले केंद्र में 500 वाट का FM ट्रांसमीटर भी तत्काल प्रभाव से स्थापित करने की मांग की है, ताकि दादरी जिले के लोगों को FM की सुविधा का लाभ मिल सके। सिरसा शहर के श्री गौशाला में अस्थायी तौर पर स्थापित किए गए बाबा सरसाईनाथ बुक बैंक उन जरूरतमंद विद्यार्थियों का सहारा बन रहा है जो आर्थिक अभाव के कारण पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं। 3 दिन पूर्व शुरू हुए इस बुक बैंक द्वारा अब तक तकरीबन 1000 पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। बुक बैंक ट्रस्ट के अध्यक्ष गुरदीप सैनी ने बताया कि ट्रस्ट के पास अब तक 80 जरूरतमंद विद्यार्थियों के आवेदन आए हैं, जिन्हें पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने बताया कि आगामी शुक्रवार को दूसरा पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। गुरदीप सैनी ने बताया कि बुक बैंक को हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। दानी लोग यहां आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वहीं स्कूल व पुस्तक विक्रेता पुस्तकें बुक बैंक को भेंट कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे अपने बच्चों की पुरानी पुस्तकें रद्दी में बेचने की बजाय बुक बैंक में जमा करवाएं, ताकि किसी प्रतिभाशाली जरूरतमंद विद्यार्थी के काम आ सके। बुक बैंक में रोजाना दर्जनों विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से पुस्तकें बिना किसी शुल्क के ले जा रहे हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रदेश भर में शिक्षा का उजियारा फैलाने का दम भरता है, मगर खुद कितने अंधियारे में है इसकी एक बानगी आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में देखने को मिली है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को खुद नहीं पता है कि बोर्ड में कितने श्रमिक एवं कर्मचारी डीसी रेट और आउटसोर्सिंग के तहत लगाए गए हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह परमार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2021 तक बोर्ड में डीसी रेट व आउटसोर्सिंग नीति के तहत कितने श्रमिक लगे हुए हैं इसकी जानकारी जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी थी। बोर्ड ने इसके जवाब में महज लिपापोती कर डाली। बोर्ड मुख्यालय से आरटीआई कार्यकर्ता के पास जवाब आया कि सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कर्मचारी लगाए गए हैं। उसका नाम उपलब्ध कराकर ही सिर्फ आरटीआई की सूचना से बोर्ड अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, जबकि ब्रजपाल सिंह परमार ने आरटीआई में कई ऐसे बिंदुओं की जानकारी मांगी थी जिसका जवाब बोर्ड मुख्यालय के पास था, मगर बोर्ड अधिकारियों ने आरटीआई के तहत गलत व गुमराह करने वाली जानकारी देकर आरटीआई एक्ट का भी मजाक बनाया है। मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। इसमें अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान हुआ है। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स यानी एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस के लिए ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस कोटे वाले को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम यानी AIQ के तहत मिलेगा। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक करीब 5,550 छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इससे हर साल 1500 ओबीसी यानी एमबीबीएस में तो वहीं 2500 ओबीसी छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन में फायदा होगा। वहीं हर साल एमबीबीएस में 550 ईडब्ल्यूएस और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को फायदा होगा। बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट की 15% और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM हरियाणा में निकली चालकों की भर्ती। आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत मिलेगी नौकरी। 564 पदों के लिए सीएमओ ऑफिस में करें आवेदन। 60 अंक लेने अनिवार्य होंगे। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM प्रदेश के हर जिले में अटल जननी वाहिनी सेवा योजना के तहत एम्बुलेंस चालकों की भर्ती करने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए 188 नई एम्बुलेंस भेजी जाएंगी, जिनके लिए 564 ड्राइवरों को नौकरी दी जा रही है। हरियाणा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत यह भर्ती की जाएगी। भर्ती सीएमओ को करनी है। इसके लिए सभी 22 जिलों के सीएमओ को पत्र जारी कर दिया गया है। जैसे जैसे एम्बुलेंस भेजी जाएंगी, ड्राइवरों की भर्ती होती जाएगी। इसके लिए अभी से आवेदन करने होंगे। युवाओं को सीएमओ ऑफिस में जाकर ही आवेदन करना होगा। भर्ती के लिए 60 अंकों की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और जो इसे पूरा करेगा वो नौकरी का हकदार होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को 100 साल पूरे हो चुके हैं। चीन इसका प्रचार करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में भारत के कुछ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास में आयोजित किया गया। ANI के मुताबिक कार्यक्रम में CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी, CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा, लोकसभा सांसद डॉक्टर S सेंथिल कुमार और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के G देवराजन भी शामिल हुए। इसके बाद भाजपा ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले वामपंथी नेताओं पर निशाना साधा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि एक तरफ सीमा पर चीन के साथ विवाद चल रहा है तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट नेता चीन के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। घोष ने कहा कि ये लोग चीन और रूस के प्रति तो वफादार हैं, लेकिन भारत के प्रति नहीं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 43,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 38,525 लोग ठीक भी हुए हैं तो वहीं 640 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहाँ बुधवार को 22,056 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जो कि देश भर के नए संक्रमितों से आधे से अधिक हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने केरल एक टीम को भेजने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम केरल भेज रही है। यह टीम कोरोना रोकथाम में राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करेगी। वहीं केरल सरकार ने राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।
टाटा मोटर्स ने भारत में स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल एस गोल्ड पेट्रोल CX लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 3,99,000 रुपए तय की गई है। यह 2 वेरिएंट में मिलता है, जिनमें फ्लैट पेड वेरिएंट 3,99,000 रुपए जबकि हाफ डेक लोड बॉडी वेरिएंट 4,10,000 रुपए में आता है। इसकी फाइनेंसिंग सर्विस गांव और शहरी दोनों जगह पसंद की जाती है। टाटा मोटर्स ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इससे ग्राहक 7,500 रुपए की सबसे कम EMI और 90% तक ऑन रोड फाइनेंस वाले ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नए एस गोल्ड पेट्रोल CX का लॉन्च होना छोटे हाथी के शानदार सफर में दूसरी अचीवमेंट है। श्रीलंका ने भारत को आखिरी T20 में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। यह श्रीलंकाई टीम की भारत पर पहली द्विपक्षीय T20 सीरीज जीत है। इससे पहले 7 सीरीज में से भारत ने 6 सीरीज जीती थी। 2009-10 में हुई सीरीज 1-1 से ड्रा रही थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 81 रन बनाए। श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसारंगा का गुरुवार को जन्मदिन था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेट झटके। जवाब में श्रीलंका ने 14.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।